हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराधा वाल्मीकि मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा आर्ट, मतलब कि नाट्य कला या नाटक कला। नाटक कला होती क्या है, कौन कौन से नाटक खेले जाते हैं, आज हम इसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में पहले डिटेल लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाट्य कला मतलब कि ड्रामा आर्ट क्या कहलाता है? नाट्य कला नाटक कला के अभिनय के द्वारा प्रस्तुत, मतलब नाटक कला को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय द्वारा किसी तथ्य, बात, कथा, घटना, कहानी तथा संदेश को प्रदर्शित करना ही नाटक कहलाता है। मतलब किसी भी हम बात को एक नाटक के द्वारा, उस घटना को, कोई भी घटना होती है उसको एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना नाटक कहलाता है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से किसी भी संदेश को पाठक, श्रोता या दर्शक तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम एक नाटक के द्वारा अपनी जो भी समस्या जो होती हैं या जो भी हमें बात कहनी है, हम एक नाटक के द्वारा उसको हम श्रोताओं के द्वारा आसानी से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए नाटक एक सशक्त माध्यम है एवं सभी कलाओं में नाटक को श्रेष्ठ माना जाता है। नाटक कला को पश्चिम में थिएटर कहा जाता है और इसको रूपक भी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम में इसको थिएटर कहा जाता है। थिएटर शब्द रंगमंच के स्थूल और सूक्ष्म दोनों अंगों को अभिव्यक्त करता है। मतलब कि इसमें छोटा और बड़ा नाटक जो भी होगा उसको थिएटर के द्वारा हम उसमें कोई भी नाटक छोटा होगा या बड़ा उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत वेशभूषा मतलब कि जो पहनावा, दृश्य सज्जा जो स्टेज की सज्जा होगी, प्रकाश व्यवस्था, मुद्राएं मतलब कि जो हाथों और एक्सप्रेशन के द्वारा जो भी मुद्राएं हैं, मूक नाटक, गतिविधियां मतलब एक्टिविटी, संगीत, संवाद मतलब कि डायलॉग, चरित्र तथा कथात्मक सभी कुछ शामिल होता है। कोई भी एक नाटक करने के लिए हमारी कैसी वेशभूषा उसी की तरह होनी चाहिए, जो हमारा स्टेज है वो उस नाटक के अनुरूप होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, और जो नाटक कैसा होना चाहिए, मूक है या फिर जैसा भी नाटक होगा उसका प्रदर्शन करना चाहिए। संगीत भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि संगीत के माध्यम से भी हम अपने नाटक को प्रभावशाली बना सकते हैं। और संवाद कैसा होना चाहिए, पात्र के अनुरूप होना चाहिए। ये सब एक नाटक में शामिल होता है। अब नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है? नाटक की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से मानी जाती है। नट का अर्थ होता है अभिनेता, मतलब एक नाटक करने वाला जो होता है उसको अभिनेता कहा जाता है। जिस प्रकार कठपुतली को अपने मतलब जो धागों, कठपुतली जो है उनको धागों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसी तरह नाटक भी उसका मूल क्या होता है? रंगमंच होता है। इसलिए इसे श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य का अर्थ क्या होता है? श्रव्य का अर्थ होता है कि जिसका आनंद हम कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं वह श्रव्य काव्य कहलाता है। और दृश्य काव्य जिसका आनंद हम आँखों से देखकर प्राप्त करते हैं वह दृश्य काव्य होता है। और श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में से ज़्यादा प्रभावशाली श्रव्य काव्य माना गया, क्योंकि सुनी हुई बातों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से हम जो कुछ देखते हैं वह हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है, इसलिए दृश्य काव्य ज़्यादा प्रभावशाली है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ड्रामा, अंग्रेजी में इसको ड्रामा तथा प्ले का रूप ही है। अंग्रेजी में नाटक को ड्रामा या प्ले कहा जाता है। हिंदी में मौलिक नाटकों का प्रारंभ, मतलब कि जो हिंदी में सबसे पहले जो नाटक का प्रारंभ हुआ है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उनका जो प्रथम नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा, यह एक प्रहसन मतलब कि कॉमेडी या हास्य नाटक कहा जाता है। अगला इसी का टॉपिक है नाटक के तत्व या घटक।
किसे कहते हैं, एक नाटक में क्या क्या तत्व होने चाहिए जिससे कि एक नाटक को हम एक प्रभावशाली नाटक बनाते हैं, या जो नाटक है वो अपने आप में एक पूर्ण नाटक कहलाता है। कथा वस्तु, किसी भी नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक या काल्पनिक होती है। ठीक है, ऐतिहासिक घटना, जैसे कोई भी ऐतिहासिक घटना है, जैसे महाराणा प्रताप है, अगर उनके बारे में बता रहे हैं तो वो पूरा नाटक जो हो उन्हीं की कथा के अनुरूप होना चाहिए। उसमें जो पात्र चित्रण होगा वो उन्हीं के अनुरूप होगा, पहनावा, रूप सज्जा, जैसा कुछ भी होगा वह ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि महाराणा प्रताप की घटना। पौराणिक में जैसे रामायण, महाभारत, अगर हम उसको दिखा रहे हैं तो जो पात्र होंगे वो उन्हीं के अनुरूप होंगे। और काल्पनिक नाटक यह कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी काल्पनिक नाटक होगा, कोई भी बनावटी कहानी, उसको हम एक काल्पनिक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कथा वस्तु कैसी होती है, प्रख्यात मतलब कि इतिहास की घटना या पौराणिक घटना, और उत्पाद मतलब कि कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मिश्र प्रख्यात नाटक मतलब कि इतिहास और कल्पना, इन दोनों को मिलाकर एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है जो ऐतिहासिक भी होता है और उसमें कल्पना का कुछ रूप भी होता है। पात्र का चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। पात्र कथा वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, जो भी कथा होगी उसी के अनुसार ही पात्र का चित्रण किया जाएगा। जैसे उच्च कुलीन, शीलवान, गुणवान, त्यागी, धर्मशील। जैसे भगवान बुद्ध का अगर इसमें हम पात्र लेंगे तो वह कैसा होगा, शीलवान होगा, गुणवान होंगे, त्यागी होंगे, धर्मशील होंगे, तभी तो हम उस पात्र के अनुरूप ही हम उसका चरित्र चित्रण बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि किसी भी पात्र और चरित्र चित्रण में एक मुख्य पात्र होता है, मतलब कि नाटक एवं मुख्य नेता, जो उस नाटक का मुख्य नेता होगा, जो संपूर्ण नाटक को आगे लेकर चलता है, वह मुख्य पात्र कहलाता है। गौण पात्र, जो बीच बीच में यह पात्र उपस्थित होकर नाटक को गतिशील बनाते हैं और श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। जैसे किसी भी एक नाटक में कॉमेडी मतलब कि हास्य द्वारा कोई भी बात कहना, या जो बीच बीच में कुछ क्या कह सकते हैं, संगीत के द्वारा प्रस्तुत करना, ये सब गौण या सहायक पक्ष कहलाते हैं एक पात्र चित्रण में नाटक को प्रस्तुत करने के लिए। अगला है संवाद। संवाद मतलब कि डायलॉग। हमारे जो संवाद है वो कैसा होना चाहिए, सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे अगर हम क्षेत्रीय नाटक कर रहे हैं तो उसमें क्षेत्रीय भाषा का यूज करना पड़ेगा, ना कि उसमें जैसे अगर संस्कृत भाषा का यूज करेंगे तो वह उस नाटक के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए संवाद जो भी होंगे वह क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप होंगे। अगर संस्कृत नाटक होगा तो उसमें हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देश काल वातावरण, इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तात्कालिक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष ध्यान रखा जाता है। मतलब जैसे अगर हम अकबर के बारे में कोई नाटक कर रहे हैं तो वह उसकी हमें धार्मिक व्यवस्था बतानी पड़ेगी, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके समय सामाजिक स्थितियां कैसी थी, इन सब के बारे में हमें उस समय के अकबर के अगर नाटक करें तो उसके बारे में बताना होगा। कथा वस्तु को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना। कथा वस्तु जो है अगर हम उसमें जैसे उसी के अनुरूप ही हम उसमें पीछे जो बैकग्राउंड रहता है उसमें चित्र के द्वारा हम नाटक को प्रस्तुत करेंगे तो हमारा नाटक और भी प्रभावशाली लगेगा। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए जो वहाँ पर बैठे हुए दर्शक को समझ में आ सके और वह उस नाटक का आनंद ले सके। अभिनेता कथा वस्तु के अनुसार होना चाहिए। अभिनेता अगर जैसे क्षेत्रीय नाटक कर रहे हैं तो अभिनेता अगर क्षेत्रीय होगा तो वह उस बात को मतलब उस नाटक को और भी अच्छी तरह से कर पाएगा। इसलिए जो भी अभिनेता हो, अगर क्षेत्रीय नाटक है तो क्षेत्रीय जो कलाकार हो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वह नाटक और प्रभावशाली बन सकता है। उद्देश्य, देशभक्ति या मनोरंजन। हमारा उद्देश्य किसी भी नाटक को प्रस्तुत करने के लिए हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अगर हम देशभक्ति नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का नाटक हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह नाटक वीर रस से उत्पोत होना चाहिए और उसमें उनके बारे में बताना चाहिए, तो वह देशभक्ति नाटक कहलाएगा। मनोरंजन नाटक मतलब कि कॉमेडी नाटक या प्रहसन नाटक भी कहा जाता है। अगर हम कॉमेडी नाटक करें तो वह हास्य रस से होना चाहिए और उसमें जैसे
मतलब जो भी नाटक को प्रस्तुत कर रहा है वह उस नाटक को अच्छी तरह से कर पाए। नाटक के बारे में मतलब कि ड्रामा आर्ट के बारे में, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्ते।